पिक्चर चालू करो बे। जिसका केंद्र रहेगा हाइफा का बंदरगाह इजराइल में। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी, सऊदी अरब मान्यता देने वाला था। मुस्लिम वर्ल्ड के दो ध्रुव हैं, एक है सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है सऊदी अरब और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है ईरान। ईरान को लगा कि मेरे हाथ से सारी चीजें निकली जा रही हैं, तो हमास और हिजबुल्लाह जो कि प्रॉक्सी माने जाते हैं, उनके द्वारा इजराइल पर अटैक हुआ। और यह माना गया कि इजराइल चूंकि यहूदी देश है तो एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा उठेगा कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे। परंतु तो भारत का स्टैंड है, सुधांशु त्रिवेदी जी आपकी नजर से समझेंगे, क्योंकि पूरे विश्व में जो खेमेबाजी हो रही है और ये तमाम न्यूक्लियर पावर्स हैं जो खेमेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, ये स्थिति आने वाले दिनों में कितनी विकट होते हुए आप देखते हैं। ए और बी, हम कब तक इस मुद्दे पर नॉन अलाइन रहेंगे, क्योंकि ये सच है, हमें चार बार अपना जो पोर्ट है, बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट ईरान में भी है, लेकिन इजराइल खुलकर खड़ा होता है आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ। देखिए, इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी चाहिए। शायद यंगर जनरेशन को ना पता हो, 1980 से पहले ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके अंदर इंटेलिजेंस की इनपुट के भी शेयरिंग होती थी। अयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद जब इस्लामिक क्रांति हो गई ईरान में, उसके बाद स्थिति ये आ गई कि दुनिया के इतिहास में पहली बार घटना हुआ जब तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पे कब्जा करके बंधक बना लिया गया वहां के लोगों को, और उसके बाद दुश्मनी एक नए डायमेंशन पे चली गई। मगर अब आइए आप साहब, देखिए हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इनको ये बहुत बेहतर पता होगा। आज के घटनाक्रम की शुरुआत होती है अक्टूबर 2023 से, हमास द्वारा इजराइल पर अटैक। वो क्यों कराया गया, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। क्यों भारत को इस विषय पे बहुत कॉशियस रहना चाहिए, इसलिए बताता हूं। देखिए, जब भारत ने सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया, जिसका केंद्र रहेगा हाइफा का बंदरगाह इजराइल में। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी, सऊदी अरब मान्यता देने वाला था। मुस्लिम वर्ल्ड के दो ध्रुव हैं, एक है सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है सऊदी अरब और शिया मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है ईरान। ईरान को लगा कि मेरे हाथ से सारी चीजें निकली जा रही हैं, तो हमास और हिजबुल्लाह जो कि प्रॉक्सी माने जाते हैं, उनके द्वारा इजराइल पर अटैक हुआ। और यह माना गया कि इजराइल चूंकि यहूदी देश है तो एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा उठेगा कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा होगा यूएई सऊदी अरब ने कुछ बयान नहीं दिया, आज जाके बयान दिया है। पिछले 1.5 सालों से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, ये देश बयान नहीं दे रहे थे। ये मुस्लिम कंट्रीज में वर्चस्व की लड़ाई है। वैसे एक और बात आपको एक इंटरेस्टिंग बता दूं, यहां एक और समस्या, ईरान शिया है, पाकिस्तान कट्टर सुन्नी है। और वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, तेहरान के बाद अगर दुनिया में सबसे ज्यादा शिया रहते हैं तो वो भारत के लखनऊ में रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ईरान का शाह जब जब आते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट, तो चाहे 6 घंटे के लिए सही, लखनऊ जरूर जाते हैं। भारत के लिए इस विषय की नजाकत इसलिए ज्यादा है कि अब जाके जब इजराइल ने ईरान पे इतना तगड़ा मोर्चा खोला है, तब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर थोड़ा रिएक्शन आना शुरू हुआ है। मगर ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। सैंक्शन लगने से पहले हमारा मेजर ऑयल वहां से आता था। चाबार पोर्ट जो है, जो ईरान का, वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, उसके आगे पर्शियन गल्फ की तरफ चाबार पोर्ट है, और चाबार पोर्ट पे हमारा उनके साथ इंटरेक्शन है। इसलिए आप समझ सकते हैं ये मुस्लिम वर्ल्ड के दो बड़े देशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है। इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी सावधानी के साथ इस विषय को देखकर अपने कदम बढ़ा रहा है। और अब आप देख रहे हैं जिस ढंग से न्यूक्लियर पावर्स इसमें इन्वॉल्व होने लगी हैं, तो मुझे वो एक पुराने गीत की पंक्ति याद आती है जो आप सबने सुना होगा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसमें एक लाइन थी, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, हर कदम उठाना जरा देखभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो मैं आज कम से कम देश से तो अलग और अपने विपक्षी दलों से कहना चाहूंगा, कम से कम अपने मुंह से हर एक शब्द निकालना बड़ा देखभाल के, क्योंकि हम तो चल रहे हैं बहुत संभाल के, मगर आप ऐसा ना हो। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, हमास हिजबुल्लाह के बारे में हम क्यों बोल रहे थे, उस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमारा कोई मामला नहीं था, इसलिए संभल के चलने की जरूरत है। और ऑन द लाइटर नोट मैं ये कहूं, आसिम मुनीर को बुलाकर जो लंच खिलाया,
तो भैया उनको तो वो दांव दिया है अमेरिका ने कि वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ लंच कर ले वो मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़ा विलेन हो जाता है। उनको करवा दिया तनखैया। अब सोचिए एक ऐसे मुल्क को जो खैराती लाल है, उधारी लाल है, जो भीख मांग रहा है, उसको कोई भिखारी को लंच क्यों देता है? एक कहावत होती है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। अब कुछ नहीं है तो खून तो निचोड़ा जाएगा ना। ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी मुझे एक लाइन याद आती है, आज लंच कर रहे थे, कल जाके भीख मांगेंगे सऊदी अरब, यूएई और कतर से। तो एक पुरानी सूफी नज्म है, तो मुझे लगता है ये सूफियाना लंच उनको दिया गया है, जिसमें एक लाइन है कि गर ये हुआ तो क्या हुआ, गर वो हुआ तो क्या हुआ। आज आसिम मुनीर के ऊपर लागू होती है, गर नेमते खाता रहा दौलत के दस्तरख्वान पर, मेवे मिठाई दूध घी हलवा और तुरशी और शकर। और दूसरी तरफ या लाद गटरी भीख की टुकड़े के ऊपर धर नजर, होकर फना फिरता रहा कूचा बकूचा दर बदर। अगर ये हुआ तो क्या हुआ, अगर वो हुआ तो क्या। ठीक है साहब, जवाब आपसे लूंगी। एक बार जनरल कुलकर्णी जल्दी से माइक आप उठा लीजिए, क्योंकि आपस में जब बीजेपी कांग्रेस आते हैं तो आपस में डिशुम डिशुम शुरू होता है। लेकिन अगर वाकई मैं उस लाइन पर वापस जा रही हूँ, इस वक्त हम देख रहे हैं बड़े बड़े न्यूक्लियर संपन्न देश ये तय कर रहे हैं अपना अलाइनमेंट। भारत क्या करे? क्योंकि अगर परिस्थितियां यहां से खराब होती है, अगर वाकई फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका इजराइल हमला कर देते हैं और एक ऐसी नौबत शुरू होती है जहां पर हम पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उसका ईरान जो अमेरिकी बेसिस है उस पर हमला करेगा, एक युद्ध की स्थिति बनती है, भारत को किस तरफ जाना चाहिए? धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले कि भारत की इजराइल से भी और ईरान से भी पारंपरिक एक संबंध है और वो संबंध रहने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है हर युद्ध में, ईरान भी खड़ा रहा है। भाई ईरान 1979 के रेवोल्यूशन के बाद उसने अपने भी इंटरेस्ट देखे हैं, लेकिन दोनों, जहां तक कि P5 का सवाल है, P5 में से जैसे आपने खुद ग्राफिक्स दिखाए, 3 देश तो सीधे के सीधे इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं, अमेरिका, फ्रांस और यूके। और बाकी जो 2 देश हैं, रूस और चीन, वो ईरान के साथ खड़े हैं, और उसके साथ एक और है, वो है नॉर्थ कोरिया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो लड़ाई है वो ऐसे निर्णय पे पहुंची है कि क्या होगा आगे, सबको लगता है। सवाल ये है कि इंटरसेप्टर्स अब इजराइल के पास कितने बच गए, और मिसाइल जो है ईरान के पास कितनी बच गई। ईरान के पास तकरीबन 5000 मिसाइल्स थी जब युद्ध से शुरुआत होने से पहले। अमूमन मानते हैं कि ट्रू प्रॉमिस 1, ट्रू प्रॉमिस 2 दोनों में ईरान ने तकरीबन, मैं कहूँगा 1500 मिसाइल इस्तेमाल की हो। अब आज की तारीख में तकरीबन 1000 के आसपास इस्तेमाल की हो। इसके बावजूद भी ईरान के पास आज भी तकरीबन 2000 मिसाइलें और ड्रोन हैं। लेकिन पूरा का पूरा ईरान का जो एयर डोमिनेशन है वो इजराइल के पास है। अब इजराइल के पास किस तरीके से इजराइल अपने आप को रोक पाता है? उसको आयरन डोम है, उसके पास डेविड स्लिंग है, उसके पास दूसरे है जिससे कि वो अपने आप को रोकता है। एक उसके पास जो बैटरीज होती हैं, कहते हैं जिस प्रकार से उसको एयर डिफेंस कहते हैं, एयर डोम में एक बैटरी में तकरीबन 3 लॉन्चर होते हैं, और 3 लॉन्चर में तकरीबन 20 इंटरसेप्टर्स होते हैं। जिस प्रकार से ईरान लगातार मिसाइल्स फायर कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, इसलिए इजराइल के ऊपर अब नुकसान होना शुरू हुआ है, जो इजराइल ने 1948 के बाद से आज तक नहीं देखा है। टेल अवीव के ऊपर नुकसान हो रहा है कहीं। इसके बावजूद, जबकि ईरान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म, टॉप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म, टॉप मिलिट्री हार्डवेयर खत्म, सब कुछ खत्म, इसके बावजूद भी ईरान जिस तरीके से पलटवार किया है इजराइल के ऊपर, इसको देखते हुए, और अब जब अमेरिका कह रहा है कि हम 2 हफ्ते तक नहीं आएंगे, लेकिन जैसे आपने देखा कितने 800 हवाई जहाज अगर भेजे हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं देगा पर सपोर्ट देगा। और कैसा सपोर्ट देगा? मुझे ऐसे लगता है 48 घंटे के अंदर साफ पता चल जाएगा कि खामेनी अगर नहीं बोलते हैं कि जिंदा हैं या मर गए हैं, इससे साफ पता चल जाएगा। खामेनी के मरते ही ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं रुकने का प्रयास करेगा, नहीं तो तेल के जो भाव हैं इतने बढ़ेंगे जिससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? चीन का होगा। क्यों चीन चाहता है? क्योंकि जो तेल आता है पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो तेल जाता है, 80% तेल जाता है चीन के लिए, और वो चीन नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई रुकावट पड़े, क्योंकि 90% तेल ईरान का कौन उठाता है? चीन उठाता है। और चीन और ईरान के बीच में $400 अरब का संधि है। रूस और
ईरान के बीच में 300 अरब डॉलर की संधि है 20-20 साल के लिए। तो जी। दोनों रूस और चीन का मतलब है कि वो ईरान इकोनॉमिक के साथ इंटरेस्ट खड़े है, हैं। आर्थिक इंटरेस्ट है उनका, इस वजह से भी वो इसको अपोज कर रहे हैं।